नमस्कार, लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके क्लास 8 की इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने तीसरे अध्याय के टेस्ट के बारे में बातचीत की थी। और आज इस वीडियो के माध्यम से अपन आपके तीसरे अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के टेस्ट आंसर सीट की बातचीत करने वाले हैं। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए टेस्ट के आंसर की बातचीत करते हैं। तो टेस्ट मैं ऑलरेडी आपके ले चुका हूं। अगर आपने अभी तक टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8 इतिहास वाली प्लेलिस्ट ढूंढें और उसमें क्रमानुसार आपको सारे वीडियो दिए हुए वो आराम से देखें और पढ़ें और पढ़ाई का आनंद लें। चलो टेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रश्न है, अपन पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न है मालवारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की। तो मालवारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है वो आपके होल्ट मैकेंजी ने लागू की थी। मालवारी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो ये हुई थी 1822। नील विद्रोह कब हुआ, तो नील विद्रोह हुआ था मार्च 1859 में। रेतवारी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो रेतवारी को किया था टॉमस मुनरो, ठीक है। उसके बाद में यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को से आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देने लगा। तो पहली जो आपके जो पांचवें प्रश्न की जो खाली जगह है उसमें है भारतीय भारतीय नील भारतीय नील। ओके, उसके बाद में 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग भारतीय नील के कारण बढ़ने लगी। तो इसमें भी यही आप लिख सकते हैं, भारतीय नील के कारण बढ़ने लगी। उसके बाद में की खोज से अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा, तो इसका है कृत्रिम रंग, कृत्रिम रंग, ठीक है। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था, बागान मालिकों के। तो बागान मालिकों, ठीक है। और बागान मालिक कौन थे, नील के बागान मालिक। स्थायी बंदोबस्त सन ये लागू हुआ था 1793 में, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, सही व गलत की पहचान कीजिए। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, दिस इज राइट। कर्जा लेने वाले रेतों को अपनी कम से कम 50% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, गलत। 50 नहीं था, 25 था। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1947 में हुई थी, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, 1917 में हुई थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय इलाकों का पौधा था, यस दिस इज द राइट क्वेश्चन आंसर। उसके बाद में आप 14वें प्रश्न की बातचीत करें। 14वें प्रश्न में देखो, रैयत का मतलब होता है किसान, महाल का मतलब होता है ग्राम समूह, और निज खेती का मतलब होता है बागान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती, और रैयती का मतलब है रैयत की ज़मीन पर खेती, ठीक है। उसके बाद में देखो, रैयत किसे कहा जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, रैयत किसे कहा जाता है। तो देखो 18वें में देखो, रैयत किसे कहा जाता है, रैयत किसान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, किसान को कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद महल, महल किसे कहा जाता है, महल कहा जाता है ग्राम समूह, ग्राम समूह को, ठीक है। बागा बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए कौन से पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था, तो ये इसका आंसर है वोड नामक पौधा, वोड नामक पौधे पर, ठीक है। नील का पौधा मुख्य रूप से किन इलाकों में उगता है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और नील विद्रोह कब हुआ, तो मार्च 1859, ठीक है। उसके बाद में स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। 20वां प्रश्न है, तो 20वें का आंसर इधर देखो,
ठीक है, देखो। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य जो पहलू है उसके अंदर आप इन सारी चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है। आखिर कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। और समस्या क्या थी, तो वो देखो, कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी जमींदार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। असल में कंपनी ने राजस्व तय किया था वो बहुत ज़्यादा था और वो चुकाने के लिए एलिजिबल नहीं थे। और जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाते थे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियाँ बाकायदा नीलाम कर चुकी। तो ये एक बहुत बड़ी उनके सामने परेशानियाँ थी। तो 20वें प्रश्न में अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो आपका राइट है। उसके बाद में 21% देखो, 21 क्या है। 21 ये है कि मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। तो देखो कैसे अलग थी। तो देखो, मालवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले निम्नलिखित बातों से अलग थी। तो पहला देखो, इसमें राजस्व को सदा के लिए निश्चित नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें राजस्व पूरे गांव या ग्राम समूह से इकट्ठा किया जाता था और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया। तो ये इस तरीके से इन बातों के कारण वो उससे अलग थी। ठीक है, और उसके बाद में 22 क्वेश्चन देखो कि राजस्व निर्धारण की नई मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्याएं बताइए। तो दो समस्याएं देखो, मुद्रा व्यवस्था के कारण पैदा समस्या देखो, जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जिससे ज़मीन छोड़कर किसान भाग गए थे। और मुद्रा व्यवस्था से अफसरों को उम्मीद थी कि यह नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई थी। उसके बाद में 23 क्वेश्चन देखो, रेत नील की खेती से क्यों कतराते थे। जो किसान थे वो रेत जो नील की खेती थी उससे क्यों डर रहे थे। देखो, रेतों का नील की खेती से कतराने का कारण बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वहाँ नील की खेती के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी, इसलिए वो कतरा रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद में 24 का क्वेश्चन है कि गुलाम का मतलब क्या है। तो गुलाम का मतलब होता है मोल लिया हुआ दास या खरीदा हुआ नौकर, गुलाम का होता है अर्थ। तो ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका आंसर कर सकते हैं। और 25 देखो, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील की खेती है वो बिल्कुल धराशायी हो गई थी। तो देखो, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच कराने के लिए बंगाल के अंदर नील आयोग का गठन किया गया। बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती का दोषी माना गया और आयोग ने किसानों को सलाह दी कि वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें और आगे से चाहे वो नील की खेती को बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार बंगाल के अंदर जो नील का व्यापार था वो बिल्कुल धारासा हो गया था। उसके बाद में 26 देखो, 26 क्या है कि नील विद्रोह कब और कैसे हुआ। तो देखो, नील विद्रोह कब और कैसे हुआ। तो देखो, मार्च 1859 में बंगाल में गर्मियों के दिन थे जब हजारों रैयतों यानी किसानों ने यूरोपीय प्लांटर यानी भूमि नील कारखानों के मालिकों के लिए नील उगाने से इनकार कर दिया और ये रोष निराकार संकल्प का प्रदर्शन रहा और ये भारतीय इतिहास का सबसे उल्लेखनीय किसान आंदोलन का रूप बन गया था। तो बंगाल के अंदर सारे लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने मना कर दिया और डेट ही लिखनी है, मार्च 1859। उसके बाद में लास्ट पर्सन 27 क्या है कि निज खेती की समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। निज खेती प्रणाली की भीतरी बुआई करने वाले उन जमीनों में नील का उत्पादन किया जाना, उस पर सीधा नियंत्रण था निज के अंदर और उनसे या तो ज़मीन खरीदी या अन्य ज़मींदारों से किराए पर लिया जाता था और सीधे किराए के मजदूरों को रोजगार देकर नील का उत्पादन किया जाता और बागान मालिकों को निज के तहत क्षेत्र का विस्तार करना काफ़ी मुश्किल लगा। तो ये इस तरीके से आपके 27 क्वेश्चन तक सारी चीज़ें हो गई है। आगे अपन आपके 5वें अध्याय की बातचीत करेंगे, चौथे अध्याय की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे चौथे अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय।